तो अब डिस्कस करते हैं हम पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस कर ली, कम्यूटेशन रिलेशन डिस्कस कर लिया, हार्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस कर लिया, काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब हम सभी को समराइज करते हैं और हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ पोस्टुलेट दिए गए क्वांटम मैकेनिक्स के, अलग अलग पोस्टुलेट थे जिनके बेसिस पे क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो आधार है, जो फंडामेंटल है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, इन पोस्टुलेट को ही फॉलो करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, कोई भी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, वो सब इन पोस्टुलेट पे ही डिपेंड करती है। इन पोस्टुलेट को ही आधार माना गया है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? जो सबसे पहला पोस्टुलेट है स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम। और ये हमने देख लिया भाई, क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसे वेव पैकेट कहते हैं। ये वेव पैकेट की इक्वेशन होगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, बहुत सारी वेव का सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, और इसको हम हिल्बर्ट स्पेस में कैट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑर्थोगोनल स्टेट का, बहुत सारी ऑर्थोगोनल स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। ये जो साई 1 साई 2 साई 3 है, दीज आर दी ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर कह सकते हैं या ऑर्थोगोनल स्टेट कह सकते हैं, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कह सकते हैं हम, साई 1 का साई 1 के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, साई 1 का साई 2 के साथ 0 होगा, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं साई आई साई जे डेल्टा आई जे, ठीक है। यदि आई इक्वल टू जे है तो 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो कोई भी क्वांटम सिस्टम है उसकी स्टेट को हम इससे वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो वेव फंक्शन एक वेव पैकेट है, और ये हमने देखा था जो वेव फंक्शन है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होगा और अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होगा। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वो होगा जो फाइनाइट हो, कंटिन्यूस हो, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइनाइट कंटिन्यूस हो, सिंगल वैल्यूड हो और स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, वो एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। और उस पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, ये है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। कोई भी क्वांटम सिस्टम हो उसकी स्टेट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टेट है वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। टी इज इक्वल टू 0 पे यदि हमारे पास जो स्टेट है वो ये हो सकती है एक्स टी जीरो मान लो, टी इनिशियल टाइम टी 0 है, टी 0 भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। कुछ टाइम बाद इसकी जो स्टेट होगी आफ्टर सम टाइम एक्स टी, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट भी है, ठीक है, टाइम पे भी डिपेंड करेगी और स्पेस पे भी डिपेंड करेगी। 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड में, और हम 1 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं एक्स टी में, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पोस्टुलेट। तो जो सेकंड पोस्टुलेट है हमारे पास, सेकंड पोस्टुलेट है हमारे पास ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर कह सकते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। अब देखो जो क्वांटम सिस्टम है, कोई क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी स्टेट को हमने साई से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। उस क्वांटम पार्टिकल की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, उस क्वांटम पार्टिकल की या उस क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हमारे पास? मोमेंटम हुआ, एनर्जी हुई, एंगुलर मोमेंटम हुआ, और उसकी पोजीशन हुई, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी, इनको ऑब्जर्वेबल कहेंगे। और हमने ऑपरेटर में ये डिस्कस भी किया था, इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज एन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद एवरी फिजिकल क्वांटिटी। और जो ऑपरेटर एसोसिएट होगा फिजिकल क्वांटिटी से वो एक हार्मिशियन ऑपरेटर होगा, हार्मिशियन ऑपरेटर। ये हमने बात की थी भाई, जो क्वांटम सिस्टम है, ठीक है, उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी और हर एक फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएट एक ऑपरेटर होगा, और जो ऑपरेटर होगा वो एक हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। और हार्मिशियन ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा है, ए डैगर इज इक्वल टू ए। और हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज़ होती है
हार्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो रियल आइगन वैल्यूज़ होती है, और हार्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन स्टेट होती है वो ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट होगी। ऑर्थोगोनल का मतलब है आपस में लंबवत, आपस में परपेंडिकुलर होगी। आपस में परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का इनर प्रोडक्ट लोगे अलग अलग, मतलब जो अलग अलग आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट है। ठीक है, कोई हार्मिशन ऑपरेटर है उसकी बहुत सारी आइगन स्टेट हो सकती है। ठीक है, कोई भी हार्मिशन ऑपरेटर है उसकी बहुत सारी आइगन स्टेट हो सकती है, अलग अलग फिजिकल अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है हमारे पास। ये मान लो ऑपरेटर है ए, ये आइगन वैल्यू है हमारे पास, ये साई है, इसकी ये आइगन वैल्यू है ए। ठीक है, अब ये जो साई है, ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सम ऑर्थोगोनल स्टेट या सम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। उन्हें हम कहेंगे बेसिस वेक्टर। ठीक है, ये जो साई होगा किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन, इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। और ये जो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होगी ये आइगन स्टेट होगी हार्मिशन ऑपरेटर की, और आपस में ये ऑर्थोगोनल होगी, या ऑर्थोनॉर्मल कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब इनका जो इनर प्रोडक्ट है सेम स्टेट का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब है अलग अलग स्टेट का अलग अलग के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। तो ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर में क्या है हमारे पास, जो एवरी फिजिकल क्वांटिटी देयर इज एन ऑपरेटर, और वो जो ऑपरेटर होगा हार्मिशन ऑपरेटर होगा, और हार्मिशन ऑपरेटर की बहुत सारी आइगन स्टेट होगी, और जो आइगन स्टेट होगी वो कंप्लीट बेसिस वेक्टर बनाएगी। जो आइगन स्टेट होगी ये आइगन स्टेट है हार्मिशन ऑपरेटर की अलग अलग। ठीक है, हार्मिशन ऑपरेटर की अलग अलग आइगन स्टेट है, और ये जो आइगन स्टेट होगी ये ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट होगी। ये सभी हार्मिशन ऑपरेटर की आइगन स्टेट होगी, और दे फॉर्म कंप्लीट बेसिस वेक्टर। दे फॉर्म कंप्लीट बेसिस वेक्टर। ये बेसिस वेक्टर बनाएगी कंप्लीट। बेसिस वेक्टर आई थिंक तुम समझते हो, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। बेसिस वेक्टर मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, आपस में सभी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। मतलब कोई भी क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट साई है इसको हम इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पार्टिकल की स्टेट होगी। ठीक है, इसको हमने बेसिस वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो हर एक बेसिस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग आइगन वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू मिलेगी हमें A1 मिलेगी। यदि हम ए ऑपरेटर को साई 1 पे ऑपरेट करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी A1। यदि हम ए ऑपरेटर को साई 2 पे ऑपरेट करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी A2। ठीक है, अलग अलग आइगन वैल्यू मिलेगी हमें। साई 3 पे ऑपरेट करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी A3। ठीक है, यदि हम ए हार्मिशन ऑपरेटर है साई n पे ऑपरेट करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी AN। ठीक है, ये अलग अलग हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेगी यदि ऑपरेटर को हम इस पे ऑपरेट करते हैं। तो कोई भी ऑपरेटर है उसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी आइगन स्टेट होगी जिन्हें कंप्लीट बेसिस वेक्टर कहेंगे, वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो पार्टिकल की स्टेट है उसको हम इन बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। जो बेसिस वेक्टर होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, और सभी के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वैल्यू होगी, और सभी आपस में ऑर्थोनॉर्मल होंगे। ठीक है, सभी आपस में ऑर्थोनॉर्मल होंगे। ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पोस्टुलेट के बारे में। देखो, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड पोस्टुलेट, मेजरमेंट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। देखो, हमें पता है कोई भी क्वांटम सिस्टम है उसको इसकी स्टेट को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिराक नोटेशन में साई से रिप्रेजेंट करते हैं कैट वेक्टर में, और हमें पता है जो साई है इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम बेसिस वेक्टर। और वो बेसिस वेक्टर कौन से होंगे हमारे पास, ये बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो बेसिस वेक्टर होंगे ये हमारे जो हार्मिशन ऑपरेटर होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, हमारे पास एक हार्मिशन ऑपरेटर होगा, उसकी आइगन स्टेट होगी। उसकी जो आइगन स्टेट होगी वो क्या होगी हमारे पास, साई 1, साई 2,
साई 3, ये सभी आइगन स्टेट होगी। ठीक है, किसी ऑपरेटर की, हार्मिशियन ऑपरेटर की, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएट है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उनसे एसोसिएट जो आइगन स्टेट है, हार्मिशियन ऑपरेटर है, उससे एसोसिएट आइगन स्टेट होगी। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसकी हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। मान लो इसकी आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू आती है, λ1 λ2। λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन आएगा, एक आइगन वेक्टर आएगा। λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा। तो जितनी आइगन वैल्यू होगी हमारे पास, उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर होंगे। ठीक है, जितनी आइगन वैल्यू होगी उतने आइगन वेक्टर होंगे। यहाँ ये भी हो सकता है आइगन वैल्यूज़ कम हो लेकिन आइगन वेक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि डीजेनरेसी का केस आ सकता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे डीजेनरेसी का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर है, अलग अलग आइगन वेक्टर मिलेंगे हमें अलग अलग आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, या एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा भी आइगन वेक्टर हमें मिल सकते हैं, उसे हम डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो आइगन वेक्टर होंगे किसी ऑपरेटर के, ये ऑपरेटर है, ये मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है, तो इसके अलग अलग आइगन वेक्टर होंगे। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम किसी भी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी साई 1 साई 2 साई 3 ये आइगन स्टेट है। ठीक है, अब देखो, अब हम मेजरमेंट करते हैं। अब हम करते हैं मेजरमेंट। जब मेजरमेंट करते हैं, किसी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करवाते हैं, हम किसी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करवाते हैं, तो मान लो हमें कोई किसी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर, मान लो एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है मान लो ये। ठीक है, इसको एनर्जी आइगन ऑपरेटर को हम ऑपरेट करवाते हैं। मान लो हमें आइगन वैल्यू मिल रही है एनर्जी की En, और जो En है वो कॉरस्पॉन्डिंग है साई n के। मान लो हमने ए को साई पे ऑपरेट करवाया, एनर्जी ऑपरेटर को हमने साई पे ऑपरेट करवाया, तो हमें आइगन वैल्यू मिली En, और En है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, साई n के कॉरस्पॉन्डिंग। या हो सकता है हमने ए को साई पे ऑपरेट करवाया, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, हमें आइगन वैल्यू मिली E2, मतलब साई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। या हमने ए को साई पे ऑपरेट करवाया, कुछ भी मिल सकता है हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिली E1, साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो ए को हम साई पे ऑपरेट करवाएं तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिल सकती है। इसे हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब जब आइगन वैल्यू हमें मान लो En आइगन वैल्यू मिल गई, तो आफ्टर मेजरमेंट जो क्वांटम पार्टिकल है उसकी स्टेट साई n होगी। तुरंत मेजरमेंट करने के बाद उसकी जो स्टेट है वो साई n होगी। ठीक है, जैसे ही मेजरमेंट हुई, जैसे ही ऑपरेट करवाया, अब जो क्वांटम सिस्टम है वो साई n स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, पहले तो किसी भी स्टेट में हो सकता था, साई 1 में, साई 2 में, साई 3 में। जब हमने मेजरमेंट कर ली और हमें पता लग गया अब उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू En आ रही है हमारे पास, तो हम कहेंगे अब क्वांटम सिस्टम है वो साई n स्टेट में। यदि हम ऑपरेटर ए को साई पे ऑपरेट करवाते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करेंगे तो। यदि ए को हम साई पे ऑपरेट करवाते हैं और हमें E2 एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट कर लो इसको। E2 हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, साई 2 स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो हम कहेंगे आफ्टर मेजरमेंट जो क्वांटम सिस्टम है वो साई 2 स्टेट में चला जाएगा। यदि हमें ए को साई पे ऑपरेट करवाने के बाद E1 एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, तो हम कहेंगे जो क्वांटम सिस्टम है वो साई 1 स्टेट में चला जाएगा आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट जो क्वांटम सिस्टम है वो अलग अलग स्टेट में होगा। ठीक है, यदि हमें E1 एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है तो इस स्टेट में होगा, यदि हमें E3 एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है तो इस स्टेट में होगा। तो अलग अलग स्टेट में हो सकता है। अब ये जो हमें मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ये जो आइगन वैल्यूज़ हमें मिल रही है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये जो मेजरमेंट है ये प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट आता है क्वांटम मैकेनिक्स का, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट। ये हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट है। जो मेजरमेंट होगा हमारे पास, ठीक है, वो प्रोबेबिलिस्टिक होगा। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब यहाँ पे है हमें अलग अलग आइगन वैल्यूज़ मिल सकती है। किसी ऑपरेटर को हम ऑपरेट करवाएंगे साई पे, ठीक है, अब वो जो ऑपरेटर है वो एनर्जी ऑपरेटर है, मान लो इसको हम साई पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें एनर्जी की बहुत सारी ढेर सारी वैल्यू मिल सकती है। E1 मिल सकता है हमें,
E2 मिल सकता है, हमें E3 मिल सकता है, हमें E4 मिल सकता है, हमें En मिल सकता है। बहुत सारी अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हमें मिल सकती है। अब जो आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस मतलब हमें E1 आइगन वैल्यू मिलने की ये प्रोबेबिलिटी है, हमें E2 आइगन वैल्यू मिलने की ये प्रोबेबिलिटी है, E3 आइगन वैल्यू मिलने की ये प्रोबेबिलिटी है, और सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई हमें सभी स्टेट है वो इक्वली प्रोबेबल होगी, सभी की एनर्जी आइगन वैल्यू सेम होगी, सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेट है, 2 स्टेट है, ठीक है, तो हो सकता है सिर्फ 2 ही स्टेट है, मान लो हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट है, ठीक है, तो हो सकता है एनर्जी E1 इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 होगी। तो E1 एनर्जी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी मान लो वो 1/3 है, और E2 एनर्जी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। यदि जो स्टेट है हमारी नॉन स्टेशनरी स्टेट है, यदि स्टेट स्टेशनरी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट होती है। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी स्टेट के बारे में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, और जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करता है C1 पे। जो C1 C2 C3 ये जो कॉन्स्टेंट है ये डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, इसके जो मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट है C1 C2 C3 Cn ये डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मान लो हमारे पास अलग अलग आइगन वैल्यूज़ आ रही है, तो हमें बतानी है भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है। मान लो हमने A को साई पे ऑपरेट करवाया और हमें स्टेट मिल रही, एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है En, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट है साई n। तो हमें बतानी है En आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग En आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसका जो फॉर्मूला होगा, साई n स्टेट है, साई n साई अपॉन साई साई, उसका ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग En। ठीक है, En आने की जो प्रोबेबिलिटी है Pn वो होगी हमारे पास ही साई n, साई के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो टोटल स्टेट के साथ, अपॉन साई साई। अब यदि जो ये स्टेट है जो हमें गिवन है, यदि ये नॉर्मलाइज स्टेट है, यदि नॉर्मलाइज स्टेट है तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी साई n साई होल स्क्वायर, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, En एनर्जी आइगन वैल्यू आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी, ये जनरल फॉर्मूला होगा। यदि हमारे पास E1 एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास टोटल स्टेट है साई वो है C1 साई 1 C2 साई 2 Cn साई n। यदि हमारे पास E1 एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही है तो इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी P1 होगी वो होगी हमारे पास साई 1 साई स्क्वायर साई साई। यदि ये साई साई नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये कुछ वैल्यू आएगी। यदि नॉर्मलाइज्ड है तो 1 लिख देंगे, अदरवाइज कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये होगा क्या, देखो साई 1 का साई के साथ इनर प्रोडक्ट लो, क्या आएगा हमारे पास, ये जो क्वांटिटी है ये होगी क्या हमारे पास, साई 1 साई क्या होगा हमारे पास, साई 1 साई क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, साई 1 को इनर प्रोडक्ट करो इसके साथ, साई 1 के साथ साई 1 ही सर्वाइव करेगा, ये बड़ा वेक्टर है, इसके साथ ही सर्वाइव करेगा, बाकी टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है। हार्मिशन ऑपरेटर की जो स्टेट है ये ऑर्थोनॉर्मल है, तो ये आएगा C1, ये आएगा हमारे पास C1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C1 स्क्वायर साई साई, यदि नॉर्मलाइज्ड है तो C1 स्क्वायर 1। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड है स्टेट यदि, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा C1 स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनर्जी E1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है C1 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 स्टार, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो C1 स्टार इंटू C1, यदि रियल नंबर है तो डायरेक्ट C1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 एनर्जी E2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, C2 स्क्वायर।
E3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, C3 स्क्वायर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास सभी स्टेट की, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर, ये टोटल प्रोबेबिलिटी और ये 1 के इक्वल होगी। यदि जो स्टेट है हमारी वो नॉर्मलाइज्ड है तो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी। तो इन जनरल हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, साइएन स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी En आने की, या जरूरी नहीं En ही हो, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। ठीक है, जब हम एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम की बात करेंगे तो ये जो आइगन स्टेट है हमें एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू देंगे। यदि हम ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करवाएंगे या मोमेंटम का ऑपरेटर ऑपरेट करवाएंगे तो ये जो आइगन वैल्यू, ये जो आइगन फंक्शंस है, ठीक है, ये जो स्टेट है हमें मोमेंटम की आइगन वैल्यूज देंगे। यदि एनर्जी ऑपरेट करवाएंगे एनर्जी ऑपरेटर तो एनर्जी की आइगन वैल्यूज देंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेट करवाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यूज देंगे, और उन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है तो इन सभी का स्क्वायर, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास समीशन n इक्वल टू 1 to n साई n साई स्क्वायर साई साई, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो। जब इसको करोगे ये आएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 C4 यदि ये 1 है। यदि 1 नहीं है तो इसको भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इनर प्रोडक्ट को, देखो ये हमारे पास जैसे साई है, ये क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। मान लो 2 ही स्टेट ले लेते हैं हम, इसका इनर जो ब्रा वेक्टर आएगा वो आएगा C1 स्टार साई 1 C2 स्टार साई 2, तो ये आएगा हमारे पास, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C1 स्टार C1 साई 1 C2 स्टार, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे साई 2 साई 1 साई 2 जीरो हो जाएंगे और साई 2 साई 1 भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये होगा हमारे पास साई साई। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर C4 स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट नीचे आएगा। यदि P1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो P1 आएगा हमारे पास C1 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, समझ रहे हो बात। ऐसे ही P2 आएगा हमारे पास C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। यदि ये नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 के इक्वल होगा। यदि नॉर्मलाइज्ड है 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम C1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में और भी ज़्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पोस्टुलेट हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं 5th पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट करनी है। 5th पोस्टुलेट है हमारे पास, 5th पोस्टुलेट है हमारे पास टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। अब जो स्टेट है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है। मतलब टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, हमें जो साई वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो हमें कैलकुलेट करना है, टाइम पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साई की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड करनी है। कोई भी हमें क्वांटम सिस्टम गिवन हो उसके लिए हमें साई, देखो कुछ क्वेश्चन में साई गिवन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हमें पोटेंशियल गिवन होगा, साई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और हमें साई गिवन होगा, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी होगी। देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यदि हमें वेव फंक्शन दिया हो तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यदि हमें सिर्फ पार्टिकल दिया हो और पार्टिकल किस पोटेंशियल में वो दिया हो तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साई कैलकुलेट करेंगे, फिर एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो साई है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो साई हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, किसी गिवन पोटेंशियल के लिए कोई पार्टिकल है, किसी पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, उस पार्टिकल पे फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे, उन फोर्स को कंसीडर करें हम। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और फोर्स लग रहे हैं उस पार्टिकल पे, तो उसकी स्टेट क्या होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन से। आयोटा एच क्रॉस d/dt साई एच साई, यहाँ पे जो एच होगा वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा,
पी स्क्वायर बाय श्रोडिंगर इक्वेशन है बेसिकली, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी, ठीक है। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी गिवन पार्टिकल के लिए, किसी गिवन क्वांटम सिस्टम के लिए। एक पार्टिकल है जो वी पोटेंशियल के अंदर हो, यदि ये जो वी पोटेंशियल ये टाइम इंडिपेंडेंट हो, यदि ये वी पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो हमारे पास जो स्टेट आएगी साई वो स्टेशनरी स्टेट होगी। स्टेशनरी स्टेट ये हमने डिस्कस भी किया, और स्टेशनरी स्टेट का मतलब है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। ये हमने डिस्कस भी किया पहले, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो साई है उसको हम दो अलग अलग स्पेस पार्ट में और टाइम पार्ट में लिख सकते हैं, और ये हमने कैलकुलेट भी किया है। साई आर e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच बार, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम अलग अलग, ठीक है। तो ये आएगा सी एन साई एन, ये जो स्टेट है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ऐसे, अभी हमने डिस्कस किया था। साई वन प्लस सी टू साई टू सी एन साई एन, इसको अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। सी एन साई एन 1 to इन्फिनेटिव, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाय एच बार, ई एन आ जाएगा यहाँ पे, अलग अलग एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास टोटल स्टेट होगी, ठीक है। यदि जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो तो हमारे पास ये स्टेट होगी। यदि पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो वो जो केस है वो एमएससी लेवल पे जो पर्टर्बेशन थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें आएगा वो केस, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं करना अभी हमें टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल केस, वो पर्टर्बेशन थ्योरी वगैरह में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो स्टेट होगी वो स्टेशनरी नहीं होगी, वो टाइम पे डिपेंड करेगी। यहाँ जो स्टेट होगी वो स्टेशनरी होगी, स्टेशनरी मतलब प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है मतलब प्रोबेबिलिटी इन पे डिपेंड कर रही है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। देखो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है मतलब स्टेशनरी स्टेट है, मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और हमने देखा जो प्रोबेबिलिटी है वो इन कॉन्स्टेंट का स्क्वायर होती है अलग अलग स्टेट के लिए, तो मतलब ये कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। लेकिन यही यदि पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता तो ये कॉन्स्टेंट भी टाइम पे डिपेंड करते। यदि ये पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता तो ये कॉन्स्टेंट भी टाइम पे डिपेंड करते। पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता मतलब पार्टिकल ऐसे पोटेंशियल में होता जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो पार्टिकल की जो स्टेट के साथ ये कांस्टेंट है ये भी लगातार टाइम के साथ चेंज होते, तो प्रोबेबिलिटी भी हर एक स्टेट की टाइम के साथ चेंज होती, फिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, टाइम के साथ फिक्स नहीं रहती, ठीक है। अलग अलग स्टेट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन टाइम के साथ फिक्स नहीं रहती, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अभी हम स्टेशनरी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल स्टेट होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। वैसे एवरेज वैल्यू को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी एवरेज को क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट की वही वैल्यू होती है, एग्जैक्ट एवरेज नहीं होता, वो एक्सपेक्टेड एवरेज होता है हमारे पास, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे हमारे पास कोई क्वांटम सिस्टम है या कोई क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। कोई क्वांटम पार्टिकल है जिसकी स्टेट है साई, जिसकी स्टेट साई है, और जो साई है वो हमें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी एन एंड साई एन है, और यहाँ पे जो साई एन है वो है आइगन स्टेट ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर, और ये जो हार्मिशियन ऑपरेटर है ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड अलग अलग ऑपरेटर हो सकते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर। अब मान लो ये हार्मिशियन ऑपरेटर हमारे पास कोई हार्मिशियन ऑपरेटर ए है जिसकी अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। इस ए को हम साई वन पे अप्लाई करें तो हमें A1 आइगन वैल्यू मिलेगी, इस ए को हम साई टू पे अप्लाई करें
तो हमें A2 आइगन वैल्यू मिलेगी। इस ऑपरेटर को हम साई n पे अप्लाई करें तो हमें AN आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे डीजनरेसी का भी केस आ सकता है, मतलब एक ही आइगन वैल्यू से रिलेटेड अलग अलग आइगन स्टेट हो सकती है, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी डीजनरेसी हम डिस्कस नहीं करें, वो एप्लीकेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन में। तो अलग अलग ये हर्मिशन ऑपरेटर है, इनसे एसोसिएटेड अलग अलग आइगन वैल्यूज़ है हमारे पास। अब देखो ये अलग अलग आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, इन सभी आइगन वैल्यूज़ का जो एवरेज होगा, ठीक है। अब देखो जब इस ए को इस साई पे ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है, ए को इस साई पे ऑपरेट करवाएंगे तो हो सकता है किसी टाइम पे हमें आइगन वैल्यूज़ मिल जाए A1, ठीक है, हमें हो सकता है A1 आइगन वैल्यू मिल जाए, ठीक है। या ऐसे मान एनसेम्बल में कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास n नंबर इन्फिनेटिव नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम सिस्टम, बहुत सारे क्वांटम सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और सभी क्वांटम सिस्टम की स्टेट है साई। पहला क्वांटम सिस्टम उसकी स्टेट साई है। सेम सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ सेम क्वांटम सिस्टम, सेम मतलब मेंटल कॉपीज, एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है, बहुत सारे इन्फिनेटिव नंबर ऑफ क्वांटम सिस्टम, और सभी क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट है वो साई है। सभी क्वांटम सिस्टम पे मान लो हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो मान लो हमें जब ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, हम आइगन वैल्यू ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें मान लो आइगन वैल्यूज़ मिलती है। पहले में अप्लाई किया तो A1 मिल गई, दूसरे में अप्लाई किया मान लो A3 मिल रही है, तीसरे में अप्लाई किया मान लो A2 मिल रही है, AN मिल रही है, A5 मिल रही है। अलग अलग आइगन वैल्यूज़, मतलब अलग अलग जो क्वांटम सिस्टम है, लेकिन है सेम क्वांटम सिस्टम, ठीक है। एक गैस है, मान लो आइडियल गैस है, किसी कंटेनर में ली हुई है, वैसी बहुत सारी कंटेनर है हमारे पास आइडियल गैस के, तो सभी गैस की स्टेट अलग अलग है, ठीक है। यदि हम एनर्जी मेजरमेंट करते हैं तो एनर्जी सभी की मान लो अलग अलग है, तो गैस है वो अलग अलग स्टेट में है, गैस है वो अलग अलग स्टेट है, मतलब मेंटल कॉपीज़ है, ठीक है। ए को साई पे अप्लाई करते हैं मान लो A1, सेम टाइम पे, एट पर्टिकुलर टाइम, आई थिंक ये समझ रहे हो तुम, समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट का मतलब ये साई 1 स्टेट में है, ये साई 3 स्टेट में है, ये साई 2 स्टेट में है, ये साई n स्टेट में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें A1 आइगन वैल्यू मिल रही है, तो ये साई 1 स्टेट में, आफ्टर मेजरमेंट ये साई 1 स्टेट में, आफ्टर मेजरमेंट ये साई 3 स्टेट में, आफ्टर मेजरमेंट, तो अलग अलग जो क्वांटम सिस्टम है वो अलग अलग स्टेट में, और सभी कॉपी है एक दूसरे की, मेंटल कॉपीज है सेम क्वांटम सिस्टम। इन सभी का जो एवरेज होगा आइगन वैल्यू का वेटेज, इन सभी का जो वेटेज एवरेज होगा, ठीक है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। देखो सिस्टम एक ही है एक्चुअल में, ऐसे नहीं है बहुत इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सिस्टम ले लिए हमने, सिस्टम एक ही है। ऐसे कर लो तुम, अलग अलग टाइम पे मेजर कर लो, ठीक है। पहले हमने एनर्जी आइगन वैल्यू मेजर की A1 आई, फिर से हम इनिशियल स्टेट पे ले गए सिस्टम को जहाँ से स्टार्ट किया, फिर एनर्जी आइगन वैल्यू मेजर की, ठीक है, फिर हमारे पास A2 आई। जैसे हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक है, हेड टेल और हेड, मान लो 3 कॉइन है जिस पे हेड या टेल आ सकता है। पहले एक बार उनको उछाला हमने तो एक स्टेट आई, दूसरी बार उछाला, जरूरी नहीं है वही स्टेट आएगी, अलग स्टेट आ सकती है, तीसरी बार उछाला फिर अलग स्टेट आई, चौथी बार उछाला फिर सेम स्टेट आ गई, पांचवी बार उछाला फिर सेम स्टेट आ गई, फिर अलग स्टेट आ गई, ऐसे बहुत सारी स्टेट आई। उन सभी का जो एवरेज लेंगे वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होगी, ठीक है। या ऐसे मान सकते हो एक ही सिस्टम है, उसको अलग अलग टाइम पे हमने मेजरमेंट किया, ठीक है। अब ऐसा नहीं, देखो एक बार इसको मेजरमेंट कर दिया हमने तो हमारा जो क्वांटम सिस्टम है साई 1 में चला गया, अब दोबारा मेजरमेंट करेंगे तो वो साई 1 में है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दोबारा उसको इनिशियल स्टेट से शुरू करें, ठीक है, दोबारा उसको इनिशियल स्टेट से शुरू करें। तो हो सकता है जो पहले साई 1 में गया था अब वो साई 3 में चला जाए, फिर दोबारा उसको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें, हो सकता है वो साई 2 में चला जाए, ठीक है। तो अलग अलग हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेगी, इन सभी का जो एवरेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। अब इसका हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का, उसको हम ऐसे लिखते हैं साई ए साई साई साई, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का
फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है ये एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसमें बात करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ देखो, साई है हमारे पास सी एन साई एन, ये हमारे पास साई है, साई एन हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एन इक्वल टू 1 to एन की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसका यदि हम ब्रा वेक्टर लें तो ये क्या आएगा हमारे पास, सी एन स्टार साई एन, ये इसका ब्रा वेक्टर आएगा। ये क्वांटिटी देखो क्या होगी, साई ए साई, पहले इतनी क्वांटिटी देख लो, ये वाली क्वांटिटी ए साई क्या होगी हमारे पास, ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करवाओ, सी एन ए साई एन। ठीक है, सी एन ए साई एन, ये लिख सकते हैं हम इसको, इस पे ब्रा वेक्टर ऑपरेट करवाओ तो ये क्या होगा हमारे पास, समीशन सी एन स्टार सी एन साई एन ए साई एन। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सी एन स्क्वायर, ए को साई एन पे ऑपरेट करवाएंगे तो ए एन आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ए एन। ठीक है, साई एन, तो ये दोबारा साई एन आ जाएगा। ठीक है, देखो इस पे जब हम साई एन लगाएंगे तो ए पे साई एन लगाओगे तो ए एन आएगा। ठीक है, फिर साई एन का इस पे दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा ना। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये वैल्यू 1 होगी हमारे पास, क्योंकि सेम है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो साई एन है ये हमारा ए एन के इक्वल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा, सी एन स्क्वायर ए एन। ठीक है, सी एन स्क्वायर ए एन। अब सी एन स्क्वायर हमें पता है क्या है, ठीक है, सी एन स्क्वायर हमें पता है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ये जो साई ए साई अपॉन साई ये कर देंगे अपॉन साई इसको लिख देंगे अपॉन साई। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, A1 C1 स्क्वायर साई A2 C2 स्क्वायर साई AN CN स्क्वायर साई, ये लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, एन की वैल्यू जो समीशन है वो ए की समीशन भी लगा सकते हो क्योंकि सेम है वो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं इसको C1 स्क्वायर साई को क्या हम P1 लिख सकते हैं, A1 P1 A2 P2। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करो, P1 क्या था हमारे पास, C1 स्क्वायर अपॉन साई, यदि साई नॉर्मलाइज है तो ये 1 हो जाएगा। P2 था हमारे पास C2 स्क्वायर अपॉन साई, यदि साई नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ AI PI, आई इक्वल टू 1 to n, समीशन ऑफ AI PI। AIs है हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आइगन वैल्यूज़, और PI है उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये होगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये होगी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। या तो ये फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्ट ये अप्लाई कर लो। ठीक है, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साई स्टार ब्रा वेक्टर को साई स्टार लिख देंगे, ए साई, ये dx लिख देते हैं। मान लो हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, यदि 3 डायमेंशन में लिख लो, चलो dv माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई dv, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना बस तुम 3, एक ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये याद रखना एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, एक ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग वैल्यूज़। एवरेज वैल्यू भी कहते हैं इसको, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। बहुत सारी मेंटल कॉपीज ली, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया, है एक ही सिस्टम की।
है एक ही सिस्टम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने जो इसको सोल्व किया वो एनसेम्बल को जैसे हम करते हैं उस टाइप से हमने सोल्व किया। जैसे हम एनसेम्बल को डिस्कस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज़, ठीक है, बहुत सारी मेंटल कॉपीज़ है किसी सिस्टम की, और उन सभी कॉपीज़, वो जो सभी मेंटल कॉपीज़ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग स्टेट में रह सकती है। अलग अलग स्टेट में है तो उनकी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ होगी। उन वैल्यूज़ का जो एवरेज है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं टाइम इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करती है, कैसे चेंज होती है। क्योंकि देखो जो स्टेट है क्वांटम स्टेट की, जो क्वांटम सिस्टम है, पार्टिकल है, उसकी जो स्टेट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो भी टाइम के साथ चेंज होगी। यदि हमारे पास कोई पार्टिकल का वेव फंक्शन साई है, ठीक है, एक्चुअल में जो साई है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, ठीक है, एक्स और टी, यदि हम वन डायमेंशन में बात करें तो एक्स टी दोनों का फंक्शन है, और ये नॉर्मलाइज स्टेट है। मान लो जो साई है नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज स्टेट है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, साई ए साई, नीचे साई साई भी आता है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, तो ये आएगा हमारे पास साई ए साई, ठीक है। अब ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम ब्रा वेक्टर का, ए एज इट इज़, साई एज इट इज़, ठीक है। फिर हम ए का ले लेंगे, ठीक है, साई एज इट इज़। फिर हम डी बाई डी टी स्टेट का ले लेंगे, ठीक है। ये टाइम डेरिवेटिव होगा। अब ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं दोनों, ये दोनों क्वांटिटी क्या है। ये तो ए का टाइम के साथ, जो ऑपरेटर खुद ए है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है वो है ये, तो हाउ ऑपरेटर ए इज़ चेंजिंग विद टाइम। यदि, और ज़्यादातर केस में ऑपरेटर है वो खुद टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है ऑपरेटर, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी हमेशा लगभग 0 ही होता है हर केस में, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी, ये कैलकुलेट करेंगे हम श्रोडिंगर इक्वेशन से, डी साई बाई डी टी इक्वल टू एच कैप साई, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी, इसको हम कैट वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, एच कैप साई, कैट वेक्टर की फॉर्म में। इसका यदि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, ये आ जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हार्मिशियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन है, जो हार्मिशियन होगा, तो यही रहेगा सेम, क्योंकि ये हार्मिशियन है। इसका यदि डैगर लोगे तो वो सेम ही क्वांटिटी आने वाली है, इसलिए डायरेक्ट इसको हमने एच ही लिख दिया। अब देखो ये जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, ये वाली डी बाई डी टी ब्रा वेक्टर साई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साई एच अपॉन माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो इसको लिख दिया हमने 1 बाय माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एच और ए, और ये आ गया साई, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी साई को, यही है हमारे पास, या यही, इसको लिख सकते हैं एच कैप साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी हमारे पास वो आई थी हमारे पास 1 अपॉन माइनस आयोटा एच क्रॉस साई एच कैप ए साई, और जो लास्ट क्वांटिटी होगी ये वाली, ये होगी हमारे पास साई ए, और ये जो होगा इसको लिख देंगे 1 बाय आयोटा एच क्रॉस एच साई,
ठीक है, प्लस ये वाली टर्म, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं रब कर देता हूँ, तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास, डी ए बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय आयोटा एच क्रॉस साई एच ए साई 1 बाय आयोटा एच क्रॉस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये माइनस बचेगा यहाँ पे, और ये हमारे पास प्लस ए एच साई प्लस साई डेल ए बाय डेल टी साई, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको 1 बाय आयोटा एच क्रॉस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको ये लिख सकते हैं साई ए एच माइनस एच ए, ये लिख सकते हैं इसको हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साई एक्स कम्यूटेशन ए और एच, ये लिख सकते हैं हम इसको कम्यूटेशन फॉर्म में, ठीक है, कम्यूटेशन फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब देखो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो साई लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दो, ये पता लग जाएगा भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसकी, प्लस साई, ये हमारे पास आएगा डी बाई डी टी, ये हमारे पास आएगा टाइम इवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यदि जो ए है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ए इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास डी ए बाय डी टी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होगी, 1 बाय आयोटा एच क्रॉस ए एच एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इस टाइप से ये टाइम के साथ इवॉल्व होगी। यदि ए है इट इज़ एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यदि एक्सप्लिसिट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, ये एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, तो हमारे पास ये टाइम इवोल्यूशन होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तुम्हें बस क्या कैलकुलेट करना है, कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट करना और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, वो हमारे पास वैल्यू होगी टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की, ठीक है। यदि ये टर्म 0 आए तो जो मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है टाइम के साथ कांस्टेंट होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है टाइम के साथ कांस्टेंट होगी यदि हमारे पास ए और एच का जो कम्यूटेशन है वो 0 हो, मतलब ए मतलब कोई ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा हो, ठीक, कोई ऑपरेटर यदि वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अलग अलग पोस्टुलेट डिस्कस किए, ठीक है। इनको अच्छे से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो क्वेश्चंस करेंगे हम उनमें और भी ज़्यादा ये क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे समझ में नहीं आता।